डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग काई को वो फ्रूट मिलता है जिसे खाने के बाद उसने अपनी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया था। यहाँ तक कि बदलते हुए वक्त के साथ उसने लोगों के सामने अपनी इमेज भी सही कर ली थी और ये चीज सीनियर सिस्टर सिया ने भी देखी थी। अब यांग काई को अपनी कल्टीवेशन करने के लिए और भी काफी सारे ट्रेजर्स चाहिए थे, लेकिन पैसा न होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि वो यांग सीड को हासिल करेगा, जिसके फ्रूट्स उसकी बॉडी में लिक्विड यान को फ्लो करवाते हैं। तो वो फटाफट पहुंच जाता है होमे की शॉप पर, जहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि उस फ्रूट सीड को हासिल करने के लिए उसे ब्लडी बैटल गैंग के माइन एरिया में जाना होगा, जहां जाने के लिए उसकी हेल्प सिर्फ होमे कर सकती है। तो पहले तो हमारा हीरो डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने होमे के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ना चाहते हुए भी वो काफी हिम्मत जुटाकर होमे के घर पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद वो होमे को काफी रिस्पेक्टफुली आवाजें लगा रहा था। अंदर बैठी होमे को दिखाते हैं जो कि अपने सिस्टर के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। उसकी सिस्टर यांग काई की आवाज सुनने के बाद अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तुमने तो कहा था कि ये लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं, पर मुझे तुम्हारी बातें छोटी क्यों लग रही हैं? शायद ये हैंडसम होने के साथ साथ एक नंबर का ठरकी है, बिल्कुल बाकी आदमियों की तरह। होमे को ये सुनने के बाद अपनी सिस्टर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि यांग काई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। उसकी सिस्टर इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तो फिर वो इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है? इस बात का जवाब तो होमे के पास भी नहीं था, पर वो कंफ्यूज होते हुए कहती है कि शायद वो पक्का किसी काम के लिए आया होगा या फिर उस दिन के लिए माफी मांगने। अब ये वाली बात कर तो वो खुद भी शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने इस बारे में अपनी सिस्टर को डिटेल में जो नहीं बताया। ये कहने के बाद होमे तो यांग काई को रिसीव करने जाने वाली थी, पर उससे पहले ही यांग काई की बात का जवाब उसकी सिस्टर दे देती है। बाहर खड़े हुए यांग काई को पता नहीं क्यों होमे की आवाज बहुत बदली बदली लग रही थी, पर वो फिर भी उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? इसके बाद फिर से अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर होमे की सिस्टर होमे से कहती है, मुझे तुमसे एक शर्त लगानी है इस लड़के को लेकर। अगर ये हिपोक्रेट हुआ तो फिर तुम मुझे क्रूएल होने से नहीं रोकोगी। वैसे तो होमे को ये शर्त मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन कितनी ज्यादा खतरनाक है, पर वो तो उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती, बल्कि उसे मारकर बेहोश कर देती है और फिर खुद पहुंच जाती है यांग काई को रिसीव करने के लिए, जो कि जवाब न मिलने के बाद वहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहा था। हमें पता लगता है कि होमे की सिस्टर एग्जैक्टली उसी की तरह दिखती है, शायद वो दोनों ट्विंस हैं। वो यांग काई से कहती है कि रुको, मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रही थी, चलो अंदर चल के बात करते हैं। यांग काई तो होमे की सिस्टर को देखकर पहली नजर में ही समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसका ऑरा बहुत अजीब लग रहा है। वहीं फिर वो उसके पीछे पीछे रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ रूम में एंटर होने के बाद उसकी सिस्टर दरवाजा बंद कर देती है। यांग काई तो कह रहा था कि मैं तुमसे 10 दिनों तक मिला नहीं, शायद तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम्हारी कल्टीवेशन हाई लग रही है। ये सुनकर तो वो कहती है कि तुमने नोटिस कर लिया, इसका मतलब बड़े गौर से ऑब्जर्व करते हो तुम। बेचारा इस बात पे तो बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा हो जाता है। अब इसके बाद तो यांग फटाफट अपनी बात बताकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने वाला था। वो जैसे ही अपनी बात शुरू करता है कि मैं असल में यहाँ पर तुमसे हेल्प लेने आया था, पर होमे की सिस्टर कुछ भी नहीं सुनती। वो कहती है कि पहले आराम से बैठकर चाय तो एंजॉय कर लो, किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो इतनी जल्दबाजी नहीं किया करते। ये बोलकर तो वो उसे टी सर्व करने लगती है। अब ना चाहते हुए भी यांग को वहाँ बैठकर वो टी एंजॉय करना पड़ रहा था, जहाँ बातों बातों में होमे की सिस्टर तो उसके बहुत ज्यादा पास आकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। पर यांग का तो आपको पता ही है ना कितना सकलौंड है, वो झटक देता है। होमे की सिस्टर तो उससे चाय के बारे में डिटेल लेने लगती है और हमारा हीरो तो पीते ही बता देता है कि उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी डली हुई है। ये देखकर वो कहती है कि लगता है चाय के बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल में जानते हो। इस पर तो उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि ये लड़की तो हर बात पे ऐसा दिखा रही है जैसे कि वो इसे छेड़ रहा हो। होमे की सिस्टर उसके सामने जाते हुए कहती है कि अच्छा ये बताओ, ये चाय ज्यादा अच्छी है या फिर मैं? और ये कहते हुए वो काफी फ्लर्टिंग अंदाज में उसे ले जाकर दीवार से सटा देती है। बेचारा सहमी हुई लड़की की तरह खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, तो कहता है कि चाय अच्छी थी। फिर थोड़ी देर सोचकर कि उसने तो होमे की इंसल्ट कर दी, वो कहता है कि इंसान भी अच्छे होते हैं। इसके बाद तो वो उसे और ज्यादा सीरियस करते हुए कह रही थी कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो तो सीधा सीधा जवाब दे देता है कि मैं तो सीड लेने के लिए तुम्हारी हेल्प लेने आया था। होमे की सिस्टर कहती है कि यांग सीड वो मेरे पास शायद मौजूद होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आई, बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। ये बोलने के बाद मटकती हुई अपने बेड के पास पहुंच जाती है। बेचारा यांग, जो कि अब तक की उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो उसकी चाल देखकर कहता है कि ये इस तरीके से तो नहीं चलती थी।
उसे ये बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपना मुंह घुमा लेता है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि हु मई चिल्ला रही है, ये सोचकर आगे बढ़ने पर कि शायद उस पर कोई मुसीबत आ गई हो, पर वो लड़की तो उसके ऊपर ही कूद जाती है और फिर उसे लेकर बिस्तर पर। बेचारे हमारे शरीफ से भोले भाले यांग को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। हु मई उसके ऊपर लेटी हुई थी, वो फिर भी अपनी आंखें बंद करके पूछता है कि क्या दिक्कत है, क्यों चिल्ला रही थी। वो तो कहती है कि मैंने एक कीड़ा देखा। उसके पूछने पर कि कहाँ है, वो इशारा करती है उसकी पाली हुई चींटी पर, जो कि सच में अपने नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बड़ी थी। यांग काई तो बिना सोचे समझे उसे मार देता है और कहता है कि लो, तुम्हारा कीड़ा मर गया, अब तुम अपना काम कर लो। अभी भी ये लड़की उसके ऊपर से उतरी नहीं थी। बेचारा वहीं लेटे लेटे सोचने लगता है कि अगर किसी ने उसे ऐसी हालत में देख लिया ना, तो वो आग की नदी में भी नहा कर आ गया तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा कि वो शरीफ है। इसलिए वो खुद ही उस लड़की को खुद से दूर करते हुए कहता है कि अब यहाँ पर और कोई भी चींटी नहीं है। यांग काई ने फिर से उसे झटक दिया था, जिसे देखने के बाद तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लड़का मेरा फायदा क्यों नहीं उठा रहा। पर फिर वो एक क्रूर स्माइल करते हुए कहती है कि मेरी पालतू चींटी ने अपनी जान गंवा दी, मैं उसके सेक्रीफाइस को इस तरीके से जाया थोड़ी ना होने दूंगी। वैसे भी अभी मेरे पास बहुत कुछ है करने को, देखती हूँ कब तक खुद को रोक सकता है। तुम्हारा असली चेहरा तो मैं जरूर देख के रहूंगी। ये बोलकर तो वो ड्रामा करते हुए वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। यांग के पूछने पर कि क्या हुआ, वो कहती है कि मेरे पाँव में चोट लग गई है, क्या तुम एक बार देख सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। यांग तो फटाफट उसके पाँव को चेक करते हुए कहता है कि यहाँ सूजन आ गई है, शायद तुमने केयरलेस चलने की वजह से कहीं पर टोकर लगा ली हो।